ये पीटी से संबंधित क्लास या फाउंडेशन बैच आप लोगों का। और जिस समय लॉकडाउन चल रहा था उस समय हम लोग मॉडर्न इंडिया एक गूगल मीट पे कर रहे थे। ऐसे ही चल रहा था, कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो उस समय कुछ चीज़ें हो रही थी। तो एक नया टॉपिक के साथ हम लोग चलेंगे। प्रीलिम्स में जो हम लोग को हिस्ट्री वाला सेक्शन है, यहाँ 3 ही सेक्शन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। प्राचीन भारत या एंशिएंट, मध्यकालीन और आधुनिक, ये ना जिनका ऑप्शनल पेपर है। वहाँ हम लोग ने चर्चा किया था कि एक विश्व इतिहास की संबंधित चीज़ें पढ़ना होता। प्रीलिम्स में सेक्शन यहाँ है आपके सामने 3 खास करके। और हिस्ट्री के पीटी वाले सेक्शन में जब पढ़िएगा तो पीसीएस को पेपर जब दे रहे हैं, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, और यूपीएससी का जब पेपर देते हैं तो दोनों में अंतर क्या है, एक बार और पहले भी डिस्कस किए होंगे आप लोगों के साथ। किसी भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को देने जाते हैं, पीसीएस समझते हैं ना, प्रांतीय सिविल सेवा, बीपीएससी का मतलब नहीं होता है, यानी किसी भी स्टेट का आप सिविल सेवा को देने, सिविल सेवा के वाले पेपर को देने जाते हैं। तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट हम लोग इस टाइप से पढ़ते हैं कि एंशिएंट की चीज़ों को, मिडाइवल की चीज़ों को और मॉडर्न की चीज़ों को। और जैसे इस वाले पेपर में आते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं प्राचीन और मध्यकालीन वाले सेक्शन को ना पढ़ के आधुनिक और आर्ट एवं कल्चर करके आ जाता है। आधुनिक भारत, ठीक है, कला एवं संस्कृति। तो आर्ट एवं कल्चर के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। एंशिएंट से लेके मिडाइवल से लेके वो वाले जो सेक्शन होते हैं यही कवर हो जाता है, शासन उसन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के तरह जो भी पढ़ना होता है, स्थापत्य के बारे में पढ़ना होता है, चित्रकला के बारे में पढ़ना होता है, किताबों के बारे में पढ़ना होता है, दर्शन और धर्म के बारे में पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं, ठीक है, पीटी वाले सेक्शन में। अब जैसे यहाँ जाना होगा तो मौर्य कला के बारे में पढ़ना होता है यहीं से, ठीक, या एंशिएंट का पूरा टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रहा है। यहाँ जब बौद्ध और धर्म और जैन धर्म का विकास हो रहा है, उसका दर्शन क्या है, या षड दर्शन क्या है, 16 दर्शन का संदर्भ क्या है, सनातन धर्म से यहाँ चीज़ें। मध्यकालीन भारत में आते हैं तो यूपीएससी से संदर्भित जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, तो यहाँ भी भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना होता है, सूफी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, स्थापत्य कला, या इन दोनों के संदर्भ में कि मध्यकालीन सेक्शन में जो 2 पार्ट, यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों काल में क्या कला स्थापत्य की स्थापना हुई, कैसे कैसे चीज़ें आ रही, तो वो सारे संदर्भ यहाँ से आ जाते हैं, ठीक। लेकिन बीपीएससी या किसी भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में जब आएंगे तो हिस्ट्री वाले सेक्शन को इस रूप में पढ़ा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये संदर्भ और ये संदर्भ हम लोग एक रोटेशन में फिर आएंगे। ये संदर्भ और ये दोनों चीज़ों को कभी कवर किए थे, ये रोशन सर कवर किए थे और ये हम लोगों ने किया था। अभी तत्काल जो बचा हुआ इस सेक्शन को लेके जाएंगे और रोटेशन में फिर सारी चीज़ों को हम लोग लेके आएंगे। प्राचीन भारत के तहत जो पढ़ना होता है पीटी में, ये आप सोर्स समझ सकते हैं या स्रोत, यहाँ से लेके आप हर्षवर्धन तक मान के चलिए, ठीक है। इसी के तहत क्या क्या पढ़ना होता है, तो स्रोत पढ़ रहे हैं, स्रोत के बाद कहीं ना कहीं सिंधु घाटी का संदर्भ आ रहा है, केवल हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबसों को। फिर आप वैदिक एज में आते हैं, इसका ऋग्वैदिक वाला काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऐसी चीज़ों को बढ़ते बढ़ते हम लोग जनपद, महाजनपद, पीटी में जो पढ़ना होता है, उत्तर वैदिक के काल के बाद यहाँ हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद का, और इस तरह से महाजनपद के बाद मगध का उत्कर्ष, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल और हर्षवर्धन तक आ जाते हैं। पीटी वाले संदर्भ में आपको कुछ फैक्ट याद रखना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। ऐसा नहीं है, यदि आप यूपीएससी देने जा रहे हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और जैसे ही किसी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज पे आ जाते हैं, चाहे यूपी देने जाइए, बिहार देने जाइए, झारखंड देने जाइए, वहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ फैक्ट आपको रटने होंगे, याद रखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ जब प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट ये जो आता है, ट्रेंड आता है, तो इन सारे चीज़ों से आप एक कहानी के तौर पे क्रमशः कैसे विकास हो रहा है कोरिलेट करके चलना है आपको, और फैक्ट को याद रखना है। तो फैक्ट कहाँ से याद होती है यहाँ पर, तो जैसे सिंधु घाटी से संदर्भ, तो कहाँ क्या मिला नहीं मिला इस संदर्भ से है, किसकी खोज किन्होंने की, इस तरह से आते हैं। जैसे कोई आप प्रशासन देख रहे हैं,
मौर्य या गुप्ता का संदर्भ है। तो मौर्य गुप्ता में क्या करना होता है कि उसके प्रशासन के टर्मोलॉजी क्या कहलाते हैं, ये ना होता है, उस टर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है मिलाने के लिए दिया जाता है, या किस शासक के द्वारा कौन सा अभियान किया गया, किस शासक के द्वारा कहाँ क्या चीज़ें, कौन सी जगह चीज़ें हो रही, तो कुछ फैक्ट आपको यहाँ से रटने होते हैं। हम लोग का जो संदर्भ है ये मध्यकालीन भारत, यहाँ बता रहा है आपको तुर्कों के आगमन से आरंभ होता है। थोड़ा सा हम चीज़ों को कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि एंशिएंट आप हर्षवर्धन तक पढ़ रहे हैं, है ना, और मिडाइवल हिस्ट्री जो स्टार्ट होता है वो तुर्कों के आगमन से स्टार्ट हो जाता है। इस बीच में जो दौर है प्राय हम लोग छोड़ देते हैं। इस बीच में जो दौर है कि हर्षवर्धन एक शासक होता है, थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी। गुप्ता के बाद गुप्तोत्तर काल में कन्नौज या हर्षवर्धन एक शासक होता है जिसके दौर में चीज़ें बढ़ रही है। हर्षवर्धन के काल में क्या होता है, उसके बाद और तुर्कों के आगमन, यानी इधर मोहम्मद गजनवी और गौरी के आगमन से पहले भारत की स्थिति क्या थी उस संदर्भ में, तो जिसको कहते हैं पूर्व मध्यकाल, प्री मिडिल हिस्ट्री। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हैं। यानी हर्षवर्धन और मध्यकालीन भारत में तुर्कों के आगमन से पहले वाला जो काल होता है इसको कहा जाता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल का संदर्भ जैसे ही आता है, या हर्षोत्तर काल इसको कहा जाता है, नहीं हर्ष के बाद वाले सेक्शन। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, जैसे कौन सा, नहीं वो खिलजी उलजी तो यहाँ आएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी उसके बाद होगा। यहाँ क्या पढ़ना होता हो, नहीं कोई बात नहीं, इसको मिटा दे। पूर्व मध्यकाल में एक दौर आपको याद करना है। जैसे ये मान लीजिए तत्कालीन भारत का ये मैप है, जिस तरह से मगध बढ़ रहे थे तो पाटलिपुत्र का प्रभाव बढ़ता है ना। जन से जनपद जब आते हैं तो पाटलिपुत्र यानी जहां हम लोग हैं इसका यही राजनीतिक केंद्र के रूप में डेवलप होता है। मौर्य के काल में, बाद में गुप्ता के काल में, यानी उत्तर भारत के ये दौर। गुप्तोत्तर काल आते आते यहाँ से सेंटर बन जाता है ये कन्नौज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया होता है कन्नौज। जो वैल्यू किनका था, इस पाटलिपुत्र का था। हर्ष के बाद ये वैल्यू हो जाता है कन्नौज का, और कन्नौज का जो वैल्यू हो जाता है तो कन्नौज के इस वैल्यू के लिए तीन तरह से संघर्ष होता है। किसका किसका संघर्ष होगा इस कन्नौज के वैल्यू के लिए, तो इधर एक संदर्भ आता है या इधर एक शासक उभर के आता है जिसको कहते हैं पाल। ठीक है, इधर एक शासक उधर आता है, कहाँ पर, बंगाल साइड, ये है पाल। दूसरा है प्रतिहार, ये पश्चिम और मध्य भारत। प्रतिहार, पाल, प्रतिहार और कर्नाटक के आसपास राष्ट्रकूट। यानी पूर्व मध्य काल में इस कन्नौज के लिए या इस सेंटर के लिए, ठीक है, तीन संघर्ष होता है जिसको कहते हैं, कौन सा संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। एक ये रखना। तो तुर्क के आगमन से पहले और हर्षवर्धन वाले बाद वाले काल में कहीं ना कहीं एक ये जो दौर है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तीन पक्ष आपके सामने हैं, कौन कौन, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना, गुर्जर प्रतिहार जिसको बोल रहे हैं। तो तीन अलग अलग संदर्भ, और तीनों में देखेंगे कि इनका पाल का क्या, राष्ट्रकूट का और प्रतिहार का, यानी एक संदर्भ आपके सामने ये आ रहा। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही है कि नीचे वाले संदर्भ में कहीं ना कहीं चोल शासक फिर उभर के आते हैं। तो तुर्क के आगमन से पहले और हर्षवर्धन के बाद वाले काल में इस संदर्भ को लेकर तीन महत्वपूर्ण टॉपिक या तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति उभर कर आती है, जो कन्नौज या इस क्षेत्र के विकास के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने या अपने अस्तित्व को वहाँ जमाने के लिए इन तीन शक्तियों के बीच संघर्ष होता है। तो पूर्व मध्य काल में एक टॉपिक पढ़ना होता है, वो है
त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ हुआ, इससे संबंधित चीज़ें, और दक्षिण भारत में चोल का संदर्भ यहाँ पढ़ना होता है। ठीक है, ये आपको पूर्व मध्यकाल में पढ़ना होता है। एंशियंट के बाद और पूर्व मध्यकाल के बाद जो चीज़ें उभर के आती है वो है मध्यकालीन भारत, जहाँ से हम लोग को टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रोशन सर की क्लास के बाद। फिर हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को लेके चलेंगे। तो मध्यकालीन भारत में पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, आपको पहले बता दिया गया कि तुर्क का जो आक्रमण होगा, ये संदर्भ दो है हमारे सामने। कौन कौन? एक मोहम्मद गजनवी, एक गजनवी का संदर्भ और दूसरा है गौरी से संदर्भित। दो शक्ति हमारे आक्रमण का यहाँ से आता है दौर। आपको मैप पे भी समझना है कि जो भारत के संबंधित चीज़ें जो थी, तो ये तुर्क से जो आक्रमण आरंभ होता है, तो तुर्क के बीच या ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, कबीलाई क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं अपने संघर्ष को जीतने के लिए, अपनी कबीलाई जीतने के लिए ये लोग भारत आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं और यहाँ से संसाधनों को लेकर वापस चले जाते हैं। तो इन दोनों में से यहाँ कोई शासक स्थापित नहीं होता है ना। आप यहाँ पढ़ेंगे कि कौन, यहाँ फैक्ट क्या पढ़ना है कि किनका आक्रमण कब हुआ, कौन से आक्रमण हुए, किस चीज़ों को लूटा गया, किसके साथ संघर्ष हुआ, कुछ फैक्ट आपको यहाँ से मिलना आरम्भ होगा। ठीक है, इसके फैक्ट मिलने के बाद जब गौरी का आक्रमण होता है, तो और गौरी के बाद जो क्षेत्र विस्तार होता है, जो क्षेत्र कल चर्चा करेंगे, जो क्षेत्र विस्तार होता है, यानी गौड़ से भारत तक का क्षेत्र जब आक्रमण करके वो जीतता है, इसके मरने के बाद उस क्षेत्र का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, सिंध किसी के पास, भारत का क्षेत्र किसी के पास और गौड़ किसी के पास, वो लोग हम लोग फैक्ट में पढ़ेंगे। जब इसके बाद जब संदर्भ आता है वहाँ पर, तब इस आक्रमण के बाद तब हमारे यहाँ जो स्थापना होती है वो होती है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग संदर्भ करेंगे कि मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से एक दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है और दूसरा मुगल संदर्भ पढ़ना है, और तीसरा चर्चा करेंगे जो भक्ति और संदर्भ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, क्या दिल्ली का वो महत्व अभी था, या इससे पहले काल में जो हम लोगों ने चर्चा किया, क्या दिल्ली का वो महत्व अभी था? दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली का महत्व उस तौर पे था, कन्नौज को लेके चल रहे थे, पाटलिपुत्र का महत्व था, यानी भारत के उत्तरी, यानी भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है या गंगा यमुना का जो दोआब वाला एरिया है, उसका महत्व अधिक था। चीज़ों को कोरिलेट करके समझ के पढ़ना है, उनका महत्व अधिक था। किस क्षेत्र का आपने कहा? तो गंगा यमुना दोआब और जो उत्तरी गंगा का मैदान है, या जो भारत का उत्तरी मैदान है, इनका महत्व ज़्यादा था। अब दिल्ली सल्तनत के तहत कहीं ना कहीं इस दिल्ली का महत्व बढ़ रहा है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। हम लोगों ने पहले कहा कि इधर से आक्रमण किसका हो रहा है, तो गजनवी और गौरी से, तो ये क्षेत्र इधर से जीतते हुए लोग आ रहे हैं। और जब गौरी वापस जाता है, बाद में चर्चा करेंगे लोग प्रीलिम्स में, जब वापस जाता है तो इस क्षेत्र में अपने जो उनके गुलाम थे उनके द्वारा एक क्षेत्र की स्थापना की जाती है, जहाँ से दिल्ली सल्तनत आरंभ होता है। तो इसी में पहले शासक को हम लोग को पढ़ना है, कौन सा शासक? मामलुक वंश या गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, ये पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है ना। ऐबक के द्वारा स्थापना, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक है वो देखना है हम लोग को। ऐबक को पढ़ना है, इल्तुतमिश को पढ़ना है, रजिया सुल्तान के कुछ फैक्ट को पढ़ना है, बलबन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें संदर्भित? तो 4 पॉइंट आपके सामने आ गए। किनको किनको पढ़ना है? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इसका फैक्ट कुछ चाहिए हमें, और बलबन। तो ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन को पढ़ना है। क्या पढ़िएगा? शासक को कैसे पढ़िएगा? उन्होंने जो कुछ काम किया, जो इतिहास याद रखेगा, उन्हीं को ना पढ़ना है। तो ऐबक के द्वारा स्थापना हुई 6 से 10 में क्या क्या दौर उन्होंने आक्रमण
मतलब किस चीज़ों की स्थापना किया गया, कहाँ प्रशासन को उन्होंने स्थापित किया, कहाँ उनकी राजधानी थी, ये चीज़। फिर इल्तुतमिश के दौर में आएंगे तो इससे अलग इनका क्या महत्व था। ऐबक हमने कहा कि मामलुक वंश या गुलाम वंश के तहत है, तो यजीद गुलाम के रूप में है। और जैसे ही इल्तुतमिश में आएंगे तो जब यहाँ पढ़ेंगे कि 1229 में उन्होंने क्या क्या किया, एक सुल्तान की उपाधि ले ली थी। तो सुल्तान उपाधि क्या है, इसका महत्व क्या है, खलीफा से इनका उपाधि क्यों लिया जाता है, इस संदर्भ में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान पहली महिला के रूप में जब गद्दी पर बैठती तो इसका भी महत्व है। और जब बलवन तक आते हैं तो बलवन ने राजा के रूप में, यानी राजतंत्र में राजा को जो स्थापित किया, तो बलवन का राजत्व सिद्धांत क्या था, यानी राजा से संबंधित उसके नीतियां और सिद्धांत क्या, कैसे उन्होंने अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ा, या किसी राजा का देवताओं के साथ संदर्भ क्या था, राजत्व सिद्धांत क्या था उन्होंने किया, या इनकी सैन्य प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो जो जो क्षेत्र में जो शासक है उनको याद किया जाए। तो मामलुक में हम लोगों को इस तरह से इसके कुछ फैक्ट को याद रखना है। स्पष्ट हो गया? क्या कोई कन्फ्यूजन, कुछ पूछना है? नहीं। इसी तरह के यहाँ के कुछ फैक्ट को पढ़ना है। दूसरे दौर में मामलुक के बाद जब यहाँ दूसरा दौर आरंभ होता है, दूसरे शासक के रूप में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे खिलजी को। खिलजी क्रांति क्या होती है ये देखना होगा। खिलजी वंश में कौन कौन शासक हमारे सामने आ जाते हैं, एक तो पेटी के हिसाब से। अब ऐसे ही चलिए कि खिलजी के क्षेत्र में कौन कौन शासक, जो भी शासक होंगे उसमें महत्वपूर्ण कौन है, तो अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न तो वहीं से आएगा ना, चाहे पीटी हो या मेंस का प्रश्न बनो, प्रश्न तो वही आएगा, भाई महत्वपूर्ण है तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो इनकी नीतियों के कारण। क्या क्या नीतियां हो सकती है अलाउद्दीन की? अच्छा, वो सब फैक्टर देखेंगे बाद में। पहली नीति तो किसी राजा का राजनीतिक संदर्भ ना होगा, विस्तार कहाँ किया। तो ये अलाउद्दीन दक्षिण तक भी विस्तार किया है। कभी पढ़े होंगे हम लोग, या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे आगे। तो मैक्सिमम शासक हमने कहा कि उत्तर भारत तक इसीलिए था कि उसे दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति के तहत वो विस्तार नहीं कर पा रहा। अलाउद्दीन जब दक्षिण की ओर विस्तार करता है तो कहीं ना कहीं इसकी दक्षिण भारत की नीतियों को पढ़ना है। क्या दक्षिण भारत की नीति, दक्षिण भारत हम विस्तार कर रहे हैं तो कैसे कैसे कर रहे हैं? फैक्ट तो यही होगा ना, क्वेश्चन तो यही बनाएगा कि किस तरह से जा रहे हैं, किस शासक को हरा रहे हैं। जैसे आपने विस्तार किया दक्षिण तक, तो दक्षिण तक विस्तार किया, क्या वहां आपने सीधे शासन व्यवस्था को लाया या अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था को लाया, वो आपको टैक्सेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, यही ना पढ़ना है। साथ साथ दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत की नीतियां क्या होगी, उत्तर भारत की नीतियां क्या होगी, कैसे संदर्भ। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नीतियां यदि अलग अलग है तो पढ़ना होगा। यदि एक ही नीतियां होती तो क्वेश्चन नहीं बनता, प्रश्न नहीं बनता। नीतियां क्या है कि उत्तर भारत की नीतियां प्रत्यक्ष शासन में रख रहे हैं, और दक्षिण भारत क्या होगा, भूगोल यदि हम जान रहे हैं तो दक्षिण भारत तक यदि हम सीधे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अधीनस्थ राजा के तहत आप शासन कीजिएगा, उस राजा को जीतिएगा, वो राजा क्या करेगा, आपको टैक्स देगा, नजराना देगा। वो कब तक देगा, जब तक आप मजबूत। तो अलाउद्दीन की इस नीतियों को जानेंगे। अलाउद्दीन की इस नीतियों के साथ साथ जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ सैन्य अभियान होगा। क्या होगा, दक्षिण भारत की तरफ जब विस्तार करेंगे तो आपको सेना चाहिए ना, तो जब सेना चाहिए तो इसकी दूसरी नीति क्या होगी, जो सैन्य अभियान कर रहे थे इससे संबंधित नीतियां होगी। सेना को जब रखिएगा, सेना को जब रखिएगा, अभियान जब अधिक कीजिएगा तो कैसे काम करेंगे सेना आपके पास, क्या उसको कुछ पैसे उसे देना है कि नहीं, वेतन उतन देना है कि नहीं देना है, देना है। तो वेतन कहाँ से दीजिएगा, राजकोष से ही, राजकोष से ही दीजिएगा ना। राजा का जो कोष होगा वहीं से ना वेतन दिया जाएगा, राजकोष में पैसे आएंगे तभी तो नहीं वेतन दीजिएगा। तो सीधी सी बात है, अलाउद्दीन फिर क्या करेगा कि भाई इस दक्षिण का अभियान कर रहे हैं, हमें सैन्य अभियान सेना चाहिए, तो हमें राजकोष से पैसे की आवश्यकता है। तो राजकोष से जो पैसे होगी तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियां तो बनेगी, आर्थिक विनियमन की नीतियां तो बनेगी, कैसे हम अपने इकोनॉमी को करें कि पैसे हमारे राजकोष में आए, हम सैन्य अभियान भी करें और जो हमारे पास सेना है उसकी भी देखभाल करें। तो इनका प्रश्न कहाँ से बनता है, तो आर्थिक विनिमयन से प्रश्न बनता है।
यानी इकोनॉमिक कंट्रोल आप कैसे कर रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। कैसे कीजिएगा इकोनॉमिक कंट्रोल? टैक्स से, तो लगान संबंधी। इकोनॉमिक कंट्रोल कैसे कीजिएगा? तो लगान संबंधी यानी टैक्स। तो लगान संबंधी क्या सुधार है? दोआब से कितने टैक्स ले रहे हैं, क्या 50% ले रहे हैं, कहाँ 1/3 ले रहे हैं, इस तरह से टैक्सेशन चीज़ें होंगी। टैक्सेशन के साथ साथ इसकी जो नीतियाँ आती है वो है बाजार नियंत्रण। किसी मार्केट को आप नियंत्रित कैसे करते हैं? बाजार नियंत्रण का मतलब यही है कि कौन सा मार्केट ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है अनाज जमा करके उसका दाम बढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो उस नीतियों को देखना है। तो सीधा आपको संदर्भ यही बताया जा रहा है कि किसी शासक को यदि देख रहे हैं तो उससे संबंधित प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो उसकी जो नीतियाँ होगी वहीं से बनेगी, और वहाँ आपको गौर करना है कि पढ़ना है इसे यहाँ से। तो अलाउद्दीन की यदि दक्षिण अभियान की नीति है तो सैन्य सही है, उत्तर भारत की नीतियों के तहत वो डायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ भी प्रशासन से संबंधित चीज़ें होंगी। दक्षिण को उसे नियुक्त कर रहा है तो क्या है, जब आपको सैन्य अभियान चाहिए तो आर्थिक यानी इकोनॉमी, आपको कैसे पॉलिसी बनाना है, विनियमन कैसे करना है वो ध्यान देना है। आपके टैक्सेशन कहाँ से, लगान संबंधी कैसे नियम है, कहाँ से आपको सीधे लगान लेना है या कहाँ से कितने लगान लेना है, इससे संबंधित चीज़ें, और बाजार को कैसे नियंत्रण कीजिएगा। तो अलाउद्दीन में जैसे ही आएंगे, यानी खिलजी शासक में अलाउद्दीन जैसे आएंगे, उससे संबंधित यहाँ से प्रीलिम से संबंधित प्रश्न आपके आने। स्पष्ट हुआ? इसके बाद इस शासक में यानी पीटी वाले प्रश्न में कुछ फैक्ट यदि होंगे तो शासक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, इसी तरह से होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण शासक में यहाँ से प्रश्न आने वाला है। तीसरा जो शासक, एक तो मामलुक हो गया या गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा जो शासक है वो कौन है, कौन सा वंश? तुगलक। तीसरा फॉर्म में यदि हम तुगलक वंश को लेके चलते हैं तो तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में जो भी होंगे, गयासुद्दीन तुगलक हैं, या उसके बाद मोहब्बत बिन तुगलक आएंगे, या फिरोज शाह तुगलक आएंगे। तो दो, यानी पीटी वाले फैक्ट में यदि याद रखना है कौन संस्थापक है तो वो नाम याद आ जाएगा। शासक के रूप में आएंगे तो एमबीटी और एफएसटी आपको पढ़ना है। दो टारगेट आ गए, पीटी और मेंस में टारगेट। प्रीलिम्स में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो एमबीटी से संबंधित कुछ फैक्ट और फिर उसकी नीतियाँ। यदि राजा है तो कहीं ना कहीं नीतियाँ, एमबीटी की क्या क्या नीतियाँ होंगी। राजा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक योजना होगा ना कुछ, जैसे 5 आगे पढ़ेंगे, कुछ कुछ उन्होंने डिसीजन लिया कि दोआब में टैक्स बढ़ाना है या राजनीतिक परिवर्तन करना है या टोकन मनी को लाना है, सांकेतिक मुद्रा लेना है। तो एमबीटी के कुछ नीतियां होंगी जो किससे संबंधित नीतियां होंगी, प्रशासन, ये ना होगी प्रशासनिक नीतियां जो है किसकी, एमबीटी की, या जो जो उन्होंने डिसीजन लिया। प्रश्न तो वहीं से आएंगे ना, कहाँ के लिए उन्होंने सैन्य अभियान को रखा था, ठीक है। तो प्रशासनिक नीतियां के साथ जो चीज़ें थी। और दूसरा जो सेना का अभियान था, 2 अभियान इन्होंने हम रखा था कि कहाँ करना है, वो पीटी में पढ़ेंगे। कुछ सैनिक अभियान और प्रशासनिक नीतियों के तहत एमबीटी से प्रश्न बनते हैं। एमबीटी असफल क्यों हो जाता है, ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। क्या जो पॉलिसी या जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई, क्या पहली बार कोई अपनाया। जैसे एक उदाहरण देते हैं, दोआब वाले क्षेत्र, दोआब मतलब होता है गंगा यमुना, या दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, खास करके उत्तरी भारत का संदर्भ मानते हैं। 2 नदियों यानी गंगा यमुना के बीच के जो क्षेत्र, तो एग्रीकल्चर लैंड है। अभी का मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या थोड़ा बहुत एमपी का एरिया। तो क्या इस दोआब में इससे पहले टैक्स कोई नहीं बढ़ाया था? हो सकता है टैक्स इन्होंने भी बढ़ाया, लेकिन परिस्थितिवश उस साल ही क्या होता है, अकाल या उपज का उत्पादन नहीं होता है, उतना उपज नहीं होता है। तो जिसके कारण जो इन्होंने पॉलिसी लाया फेल्योर हो जाता है। टोकन मनी से कॉन्सेप्ट, टोकन मनी समझते हैं अभी जो सांकेतिक मुद्रा, यानी उस मुद्रा का आंतरिक और बाह्य वैल्यू जैसे एक है। सोने का वैल्यू या धातु की कोई मुद्रा हो, जैसे सोने के सिक्का है तो सोने के सिक्के के आंतरिक और बाह्य मूल्य एक है, यानी उसको कहीं बेचिएगा भी तो उतने रुपया दाम देगा और किसी को दीजिएगा तो ही। क्या ये जो आपके पैकेट में 2000 का नोट है, उस 2000 के नोट का कागज का दाम 2000 है, लेकिन 2000 उसका वैल्यू है। क्यों?
क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने हमें क्या किया है, आश्वस्त किया है कि यदि इसे मार्केट में ले जाइएगा तो 2000 वैल्यू के सामान आपको मिल जाएंगे। यदि आश्वस्त किया हुआ नहीं रहता तो 2-4 साल पहले जो पुराने 1000 बंद हुए उसको लेके जाइए मार्केट में, क्या 1000 रुपये के सामान मिल जाएंगे? नहीं। तो आंतरिक और बाय वैल्यू उस मुद्रा का यानी उस धातु का यदि एक होता, उसी के जगह पर उन्होंने क्या किया, एक टोकन मनी लेके आ गया, यानी लाया तांबे का सिक्का लेकिन वैल्यू रखा सोने चांदी के टाइप। चीजों को समझे, टोकन मनी यही कहा जाता है। किसी स्वीट्स कॉर्नर में आप खाने जाते हैं, उसको देते हैं 20 रुपया का नोट, वो प्लास्टिक का एक टोकन थमा देते हैं, उस प्लास्टिक को टोकन के लेके जाते हैं तो आपको कोई मिठाई मिल जाता है या समोसा मिल जाता है। तो टोकन मतलब उसका वैल्यू के अनुसार से दूसरी मुद्रा। तो उन्होंने यही नीतियों को अपनाया था कि चांदी या ऐसे धातुओं के जगह पर उन्होंने तांबे को लेकर आया, और तांबे और चांदी का वैल्यू तो अलग अलग होगा। तो वहाँ भी इस तरह से कौन कौन सी नीतियाँ उन्होंने अपनाया था, कहाँ फेल्योर हो रहे थे, इससे संबंधित चीज़ों को आपको पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। चलिए, ये सारी क्लासों को हम लोग मिडाइवल में करेंगे, कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। तो ये स्पष्ट हो गई कहाँ यहाँ पढ़ना है। उसी तरह एफएसटी जैसे आते हैं, यानी फिरोज शाह तुगलक में जैसे ही आते हैं, इनकी कौन सी नीतियाँ थी? तो इन्होंने क्या किया, इसी प्रशासनिक नीतियों में कुछ सुधार किया था, खास करके एग्रीकल्चर, ठीक है, इरिगेशन यानी सिंचाई से संबंधित, नहरों को खुदवाना, एग्रीकल्चर से लेके या फिर दासों को लेकर, ऐसे बहुत सारे सुधार को लेकर इन्होंने ये सामने आए। तो वो उनकी उस चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया, दास को लेके किया या गुलामों को लेके किया, कहाँ कहाँ नहर खुदवाए, कौन कौन से शहर बसवाए। तो प्रशासनिक सुधार में जो नीतियाँ चेंज की गई या सुधार लाया गया था वो एफएसटी के द्वारा आ रहा। इसी बीच में एक आक्रमण होता है तैमूर लंग का आक्रमण, इसी बीच में हम लोगों को पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं पीटी से संबंधित तुगलक के आसपास ही तैमूर आक्रमण, और पहला शासक तो हो गया मामलुक, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, और चौथा और पांचवा में सैयद और लोदी। सैयद और लोदी, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, केवल आज बताया जा रहा है कि कहाँ किस चीज़ों को पढ़ना है। सैयद और लोदी को जब पढ़ेंगे तो यहाँ भी वही शासक होगा कि कौन कौन से शासक कहाँ पर किसके काल में किससे से लड़ाई हुई, क्या है नीतियाँ, क्या है, सिकंदर लोदी आए, क्या है, इब्राहिम लोदी आए तो क्या हो गए, ठीक है। तो वहाँ शासक उससे संबंधित नीतियाँ, ये तो पूरा का पूरा शासक के बारे में चल रहा था कि कैसे कैसे ये 5 वंश, मामलुक से लेके तुगलक, खिलजी से लेके तुगलक, सैयद या लोदी वंश तक शासक आए, उसकी नीतियाँ क्या थी, प्रशासनिक सुधार क्या थे। मध्यकालीन भारत में इसके बाद कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली सल्तनत को क्या किया जाता है कि प्रशासन जब चल रहे थे तो शासन प्रणाली क्या थी। एक टॉपिक तो वो हो गया कि शासक को पढ़ना है, दूसरा संदर्भ है मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली। सिस्टम क्या है, चलाइएगा तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आसान कर देते हैं आप लोग को। शासन प्रणाली ये तो पता है कि भाई राजतंत्र है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, लोकतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र है, ये स्पष्ट है। और जब राजतंत्र होगा तो राजा का महत्व कैसे कैसे बढ़ेगा। हमने कहा था कि राजतंत्र का विकास जैसे हो रहा है, या राजतंत्र का जो विकास होगा वो शुरुआत से ऐबक से लेकर जब हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी ऐबक के काल में क्या महत्व था, इल्तुतमिश के काल में आए तो वहाँ क्या महत्व बढ़ा, बलवन ने इसे और कितना महत्व बढ़ा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या महत्व बढ़ाया, यहाँ से पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत में इस राजतंत्र का विकास कैसे हो रहा है। यानी एक तो गुलाम शासक के द्वारा गुलाम वंश के द्वारा स्थापना की गई थी दिल्ली सल्तनत की, और कैसे इसका संदर्भित चीज़ें बढ़ते चले जा रही थी, कौन कौन से शासक आए जो राजा को मजबूत बनाया, ठीक है। तो राजतंत्र के विकास को पढ़ेंगे उसी सिलसिला में भी, या अलग से आप यहाँ देख सकते हैं। राजतंत्र में तो राजा महत्वपूर्ण हो गया, क्या केवल राजा शासन करेगा, तब और कौन चाहिए, प्रशासन चलेगा ना। तो राजतंत्र में राजा एक हो गया,
दूसरा संदर्भ है कि इसके प्रशासन, और यहां आपको टर्मिनोलॉजी याद करना है। प्रशासन में क्या, एक केंद्रीय प्रशासन, एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। जब एडमिनिस्ट्रेशन चलाइएगा तो किस आधार पर, केंद्रीय, यानी खुद राजा उसके मंत्रिमंडल होंगे जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और जितना साम्राज्य विस्तार उन्होंने किया है वहाँ कहीं ना कहीं अपने गवर्नर को भेजा है, राजकुमारों को भेजा है, वहाँ कैसे प्रशासन व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ आपके शब्दावली, प्रीलिम्स में इसमें शब्दावली आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ शब्दावली आपको यहाँ याद करना होगा कि किस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है। प्रशासन जब चलिएगा तो यहाँ टर्मिनोलॉजी, क्या प्रशासन ऐसे ही चलेगा कि उसके इनकम चाहिए, आय चाहिए, कहाँ से आएगा, राजस्व, टैक्स, क्योंकि पूरा भूमि का मालिक कौन होगा, राजा। तो राजा जब भूमि का मालिक होगा तो उसको रेंट दीजिएगा ना भाई। जिस लॉज में आप रह रहे हैं या जिस जगह मकान में हम रह रहे हैं उसका मकान मालिक तो कोई और है, या जहाँ सार्थक संवाद चल रहा है इसका लैंड ओनर तो कोई और है। अब चलाने के लिए तो उसे रेंट तो देना पड़ेगा, तो आपको भी एज ए टैक्स के रूप में उसे रेंट देना पड़ेगा, वही तो उसका इनकम है। और उस इनकम से उन्होंने क्या करना है, तो राजस्व नीतियां राजतंत्र में, या राजा की कौन कौन सी राजस्व नीतियां थी, या राजस्व नीतियां में चेंजेस कैसे हो रहे थे, कहाँ कितना वसूली हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो राजस्व और टैक्स, कोई अलग और कर तो नहीं लगाया जा रहा था। आप सिंचाई दे रहे हैं तो उसके एफएसटी ने क्या किया, तो सिंचाई योजना लाई, तो भाई सिंचाई आपके घर जा रहा है तो टैक्स दीजिएगा। हर घर नल जल योजना आ रहा है तो 30 रुपये महीना तो लगेगा ना। कुछ दिन फ्री हो लेकिन उसके बाद तो महीना लगेगा 30 रुपये। आधार कार्ड लेके जा रहा है नहीं। तो उनकी राजस्व और कर प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। फिर सैन्य संगठन, राजा का जो सेना होता था, सैन्य संगठन में पहले समझाएंगे उस समय कि पहले सेना क्या कैसे होती थी, कि भाई कभी आपस में लड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे आप साम्राज्य का विस्तार कीजिएगा आपको सेना की आवश्यकता होगी, तो वही बोले कि सेना की आवश्यकता किसको पड़ेगी, तो बलवन को पड़ेगी। उस सेना को आप अपडेट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं नीतियाँ को लेके आइएगा। तो कैसे आपके सैन्य संगठन थे, किस प्रकार के सेना होती थी, आपके हाथी से लेके क्या कहते हैं नेवी तक होनी चाहिए। आपकी क्या करना है, उस राजतंत्र में राजा क्या करेगा, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सैन्य व्यवस्था लाएगा। तो इस तरह से शासन प्रणाली के संबंधित पेटी में प्रश्न आएंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी। दूसरा क्या होता है, ये शासन प्रणाली है। दिल्ली सल्तनत का फिर आर्थिक और सामाजिक संदर्भ भी। आर्थिक और सामाजिक संदर्भ के तहत ही उस दौर में पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1526 तक के दौर में किस तरह से इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था चल रहा है, व्यापार वाणिज्य कहाँ है, कृषि का विकास कैसे हो रहा है, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसके संदर्भ क्या है, इस तरह से समाज में किसका महत्व क्या बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ों को लेकर हम लोगों को यहाँ आगे बढ़ना है, हो जाएगा। ये हम लोगों ने रखा है कि एक दौर में पूरा मध्यकालीन भारत में जो एक सेक्शन था, जो दिल्ली सल्तनत वाला सेक्शन था, उसे कैसे पढ़ना है, ठीक। प्रीलिम्स में यहाँ से उस चीज़ों को महत्व बढ़ाना। इसी दौर में मध्यकालीन भारत के जो दूसरा दौर है, यानी मुगल आने से पहले हमने कहा कि एक कल्चरल डेवलपमेंट होगा। तुर्क अफगान की संस्कृति हमारे यहाँ बढ़ेगी, क्योंकि शासक तो वहीं से आए। तुर्क के आक्रमण के बाद तुर्क और अफगान वाले शासक बने, चाहे लोदी हो अफगान का या फिर तुर्क वाले शासक हो। तुर्क और अफगान वाले जब शासक बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कल्चर भी तो आएंगे। और इसी का दौर में एक संदर्भ